जी, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आज का जो दिन है आमिर भाई, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक और स्याह तरीन दिन है कि जिसमें अपोजिशन लीडर सेनेट, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और पंजाब के जो अपोजिशन लीडर हैं कि तीनों ऐवानों में इस वक्त जो अपोजिशन के हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमा थे, दर्जनों और लोगों के साथ उन्हें सज़ा सुना दी गई है। तो ये हमारी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक और स्याह दिन है। इसमें यही समझ आती है कि हुकूमत, उसकी ख्वाहिश यही है और हुकूमत के पीछे जो क़ुव्वतें हैं उनकी भी, कि मुल्क में अपोजिशन के वजूद का ही ख़ात्मा हो जाए, कि इस मुल्क को शुमाली कोरिया की तरह बना दिया जाए और यहाँ पर अपोजिशन का सिरे से वजूद रहे ही ना। तो ये जो सूरत हाल है, बाहर तौर हम इस सूरत हाल कंडेम तो करते हैं, लेकिन मायूस बिल्कुल भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हालात बदलेंगे अपोजिशन के, लेकिन जो कुछ किया गया उसको कंडेम किए बगैर हम रह नहीं सकते, कोई पाकिस्तानी नहीं रह सकता। बाकी जो अपोजिशन का इजलास है वो चल रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने जो आज APC बुला रखी थी, पहले हुकूमत ने जहाँ पर रखी थी वहाँ पर करने नहीं दी, होटल को बंद कर दिया, उस वेन्यू को कैंसिल करा दिया हमारे लिए। इस्लामाबाद में किसी और वेन्यू पे हमें जगह नहीं मिली और फिर इवेंचुअली मेरी रिहाइश गाह पे हमें ये इजलास करना पड़ा। इजलास जारी है, उसके अंदर तमाम जमातों की मुशावरत के साथ फिर कल भी जारी रहेगा, तो एलामिया तभी जारी करेंगे और ख्वाहिश हमारी यही होगी कि एक नेशनल एजेंडा के ऊपर मुत्तफिक हों कि आखिरकार इस मुल्क के अंदर ये जो विशियस साइकिल ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल पड़ा है कि इसको कैसे ख़त्म करना है, इससे कैसे बाहर निकलना है, सिविलियन स्पेस को कैसे वापस लेना है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बड़ी कॉन्वर्सेशंस हमें करनी पड़ेंगी। वी कांट अफोर्ड टू पुट देम अंडर द कार्पेट एनी मोर। खैबर, सबसे बड़ा नतीजा तो ये है कि मुल्क एक बड़े सियासी तस्वीर की जाने बढ़े, एक नए मीसाक जमहूरियत की जाने बढ़े कि जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस चीज़ पर इत्तफाक करें कि हुकूमत हासिल करने के लिए या किसी की हुकूमत गिराने के लिए वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं लेंगे। ये पुराने मीसाक की शिक नंबर गालिबन 13 थी, जिसकी धज्जियाँ बखेर के रख दी। तमाम जमातों ने इसके अंदर अपना अमल डाला। फिर साथ ही साथ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, देखिए, हम अगर उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद उसके ऊपर इतनी तवज्जो ना दें, इतनी गुफ्तगू ना करें, लेकिन आज जो आपके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, वहाँ पर बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है और आप उस वॉलेटाइल सिचुएशन को, सबसे पहला कदम जो उसकी जानिब बढ़ने का होगा कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए कि जिसके अंदर एक हीलिंग प्रोसेस शुरू किया जाए। बहुत सी दिहाइयों पर मोहित लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, उन ग्रीवेंसेस में रियासत से भी गलतियां हुई हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी गलतियां हुई हैं। जो भी किसी के हिस्से की गलतियां हैं वो लोग तस्लीम करें और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, उस हीलिंग प्रोसेस को शुरू कर पाएंगे। तो ये बड़ी बातें हैं कि जो हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हो, आइन की बालादस्ती हो, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आज उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई। जी, ये जो बातें मैंने आपके साथ की, अगर ये सारी उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं तो इट विल बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एटलीस्ट। देखिए, एहतजाज का ऐलान तहरीक इंसाफ ने ज़रूर कर रखा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का हमारा जो एजेंडा है वो यही है कि हम इस सारी ज़िमन में एक ब्रॉडर कॉन्वर्सेशन बड़ी करें। सियासी कायदीन का रिहा होना वो बिल्कुल एक बहुत ज़रूरी बात है। इमरान खान साहब की रिहाई भी हम चाहते हैं, जो दीगर सियासी कारकुनान हैं उनकी रिहाई भी चाहते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर पॉलिटिकल सेटलमेंट है इस मुल्क के अंदर, ये उसी के ज़रिए मुमकिन होगी। हमारे बहुत से दोस्त ये एक मुद्दा रखते हैं, एक नुक्ता रखते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए, और इस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ के अंदर खुद बहुत एक बड़ा तबका है जो इस ख्याल का हामी है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करके कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन ये तो फिर वही दायरों का सफ़र होगा, जो दायरों का सफ़र पहले से जारी है। असल तो हमारा जो चैलेंज है वो यही है कि इस दायरों के सफ़र को ख़त्म करें। 64% इस मुल्क की जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। बेरोज़गारी की इतनी बड़ी लहर है इस मुल्क के अंदर, 22% के ऊपर बेरोज़गारी हुआ कर रही है। आधी आपके मुल्क की आबादी सतह गुर्बत से नीचे जा चुकी है और अशराफिया की लड़ाइयाँ आपस में थम ही नहीं रही। तो ये दायरों का सफ़र ख़त्म करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो ये होपफुली आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज कैन कम अराउंड टू इट, एंड और अगर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगी तो मैं तो ये समझता हूँ कि अवाम आगे इस वक्त भी शऊरी तौर पर आगे जा चुके हैं और सियासी पार्टियाँ अभी भी पीछे हैं। बहुत सी पार्टियाँ, बहुत से रहनुमा, मुझे भी उस लिस्ट में आप शुमार कर लीजिए कि हम मसलहत का शिकार हो जाते हैं और अवाम हमसे आगे जा चुके हैं। हमें अगर अपने आप को रेलेवेंट रखना है,
اگر ہم نے پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے تو وہ کانورسیشن ایک عام آدمی کی زندگی کے متعلق اور اس ملک کے مستقبل کے متعلق بھی ہمیں کرنی پڑے گی. صرف یہ کہ ہم ایک سیلف سینٹرڈ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کہ کوئی اصول نہ ہو, کوئی نظریہ نہ ہو, بس ہمارا اگر آبجیکٹو اقتدار حاصل کرنا ہی ہو, جس طرح ان جماعتوں نے کیا, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے, حالانکہ کہاں ووٹ کو عزت دو اور کس کس طرح کی انہوں نے باتیں کی, زمین و آسمان کے کلابے ملائے, تو آج عوام کے اندر کوئی خاص پذیرائی تو نہیں رہ گئی ان کی. تو یہی حال ہم سب کے ساتھ ہو جائے گا. سو دیئرفور آئی تھنک کہ جی میں تو اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ بھی دی اور اس اسٹیٹمنٹ کے اندر یہی نقطہ اٹھایا کہ عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا اور میریٹ ہوٹل جو ریڈ زون کے اندر ہے وہاں پر ہم نے اپوزیشن کی ایک کل جماعتی کانفرنس رکھی, جس کے نتیجے میں پھر بعد میں پی ڈی ایم بنی. اور جو آج جماعتیں حکومت میں ہیں یہ سب پی ڈی ایم کا حصہ تھی. کسی نے آ کر ہمیں تنگ نہیں کیا, کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جی آپ یہ کانفرنس نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ہمیں کوئی ہراس کیا گیا, نہ ہی ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی کی گئی. تو حیران کن بات ہے کہ آج جو جماعتیں خود عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو سہولیات ان کو ملتی رہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا دور جمہوری اقدار کے حوالے سے منفرد دور ہے, اس میں وہ اپوزیشن کو بولنے تک کی اجازت نہیں دیتے, ایک جگہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے. ہم نے کیا کیا, ہم نے ملک کے مختلف طبقات, مختلف صوبوں سے لوگوں کو بلایا ہے تاکہ وہ اپنی بھڑاس نکال سکے, تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ یار کہ سیاست اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کین ڈیلیور. ابھی سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس ملک کا نوجوان ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ جی آپ کی یہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس کا فائدہ کیا ہے. اور یہی سوال اگر پنجاب, سندھ میں, اربن ایریاز میں ایک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک مختلف ہے, لیکن اگر یہی نوجوان آپ پیریفریز میں چلے جائیں تو وہ اس پارلیمانی سیاست کے خلاف تو بندوق اٹھا بیٹھا ہے. تو ہم نے اگر لوگوں کو یہ پیغام بھی نہیں جانے دینا کہ یار سیاسی ڈائلاگ اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ اپنے مسائل اور اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں, تو دین آئی ایم سوری ٹو سے کہ وی ڈومڈ. حکومت کی جتنی مضبوطی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اس ملک کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے. جس دن اسٹیبلشمنٹ نے اپنی بے ساکھیاں ہٹا لی, یہ کہاں سروائیو کر سکیں گے. غیر نمائندہ حکومت ہے, غیر مقبول حکومت ہے, چینی اسکینڈل آ چکا ہے, لوگ 200 روپے سے اوپر چینی خریدنے پہ مجبور ہیں, اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دے پا رہے, گھر کا کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہے. اور حکومت کیسے مضبوط ہے؟ حکومت مضبوط تو تب ہوتی ہے جب اس کے پیچھے عوام ہو. یہاں پر عوام تو نہیں ہے, یہاں پر تو صرف اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اس اسٹیبلشمنٹ کی اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ پہیہ گھومتا ہے ہر 2-3 سال بعد. ابھی 3-4 دن پہلے میں سہیل وڑائچ صاحب کا ایک کالم پڑھ رہا تھا, تو اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری وہ ان 2 بڑی جماعتوں سے خوش نہیں ہے, ان کو بوجھ تصور کرتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ابھی فی الحال انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ ڈالا کہ یہ ان کے لیے ایک بوجھ ہے. اور میرے خیال سے, ذاتی خیال میں, یہ جو چینی کا اسکینڈل آیا ہے تو اس کے بعد اس بوجھ کو اٹھا کے, کرپٹ حکومت کے بوجھ کو, غیر نمائندہ حکومت کے بوجھ کو اٹھا کر جو آپ کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہا ہو, اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ عرصہ ان کے ساتھ نہیں چلے گی.